नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद औरत एक हाई लेवल डिप्रेशन में चली जाती है। सोचने में कितना अजीब लगता है ना, और ये जनरली लोगों को पता भी नहीं होता है। खुद मुझे ही नहीं पता था इस बारे में, अंटिल कि मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरे हाथ में व्हाट टू एक्सपेक्ट काइंड ऑफ बुक्स आई। लेकिन मैंने फिर भी सोचा था कि मैं ये सिचुएशन आने नहीं दूंगी, जैसा कि हर औरत सोचती है कि मैं तो माँ दुर्गा के बाद मैं ही पैदा हुई हूँ। आज हम इस बारे में बात करेंगे, और बस बात नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। मैं आपको स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें बताऊंगी। अनफॉर्चुनेटली मैं जब माँ बनी थी तो मुझे ये कोई भी बताने वाला नहीं था। मैंने बहुत सारे वीडियोस खोले, आई थिंक उस समय इतना सब कुछ डेवलप था भी नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी ताकि मैं मदरहुड को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर सकूं। खैर, उन बुक्स की वजह से मैंने काफ़ी कुछ टैकल किया, बट पिछले 5-6 सालों में मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए, बहुत स्पिरिचुअल हीलिंग किया, और अपनी अवेकनिंग की वजह से एंजल हीलिंग, रेकी हीलिंग, सब कुछ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत कुछ करके मैं इस पोजीशन में पहुंची कि आज मैं लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस दे पाती हूँ टैरो से। और फ्रैंकली, यू नो इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में मैं बहुत दिन से बात करना चाह रही थी। 4 दिन पहले मेरी एक पुरानी कॉलीग ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ के लिए। तो मैंने कुछ वॉइस नोट्स उनको भेजा, बट वॉइस नोट्स भेजने के साथ मुझे ये समझ में आया कि शायद ये वॉइस नोट्स काफ़ी नहीं होंगे। ओके, और मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना ही चाहिए, तो इसी संडे को ये वीडियो रिलीज़ करूं, और उसके लिए एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत करी है। बिकॉज टू इवन ब्रिंग डाउन माई थॉट्स, बहुत कुछ लिखना पड़ा मुझे, बहुत कुछ का क्वेश्चन पूछ कर कहीं कहीं से अरेंज किया है। तो आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, इसको एक्सेप्ट कर पाना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, अपने आप में सबसे बड़ी शर्म की बात होती है औरतों में। मुझे याद है कि मैंने बहुत स्लाइट पढ़ा था पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, और जब मेरा पहला बच्चा हुआ उसके बाद जब मैं बहुत हाई लेवल डिप्रेशन में थी, मैंने ये बात बोली किसी बहुत अपने से, और उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारे पास इस दुनिया का सबसे सुंदर खिलौना है, तुम्हारा बच्चा, और तुम उसके बावजूद अगर दुखी हो। आप समझ रहे हो, कैरेक्टर असैसिनेशन। और ऑब्वियसली अब वो इंसान मेरी ज़िंदगी में है नहीं, लेकिन उस समय मुझे इतना शर्मिंदा करवाया गया अपने इस इमोशन के लिए, जो कि एकदम नेचुरल है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको एक अकेलापन महसूस हो रहा है, ऑब्वियसली बॉडी तो बहुत ही बुरे स्टेट में रहती है, क्योंकि हर तरह का प्रॉब्लम आपके बॉडी को जकड़े रहता है उस समय। और आपको कभी कभी ओवरवेलमिंग इमोशंस आ जाते हैं, कभी कभी आपको रोने का मन करता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे खुशी देती थी वो मुझे खुशी नहीं देती है। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। इनफैक्ट, अगर आप इस स्टेट में भी पहुंच पाए हो कि आपको लग रहा है कि जो चीज़ मुझे पहले खुशी देती थी खुशी नहीं दे रही, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं जिनको तो ये सोचने का भी मौका नहीं मिलता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन रियल है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जिन सिचुएशंस में थी उसमें मुझे तो बस गिल्टी फील करवाया गया, और मैं जिन सिचुएशंस में थी इस चीज़ को ऐसे उभारा गया था कि सामने वाले लोग मुझे बस ये बोल रहे थे, नाटक कर रही है, इसको कंपनी चाहिए, इसको मज़े करने हैं। आई एम श्योर बहुत सारी औरतें, और इंडिया में आपको पता है 60 से 70% औरतें ऐसे घर को बिलोंग करती हैं जो 60% पॉपुलेशन तो खुद ही सबसे पहले विलेज में। तो उन वो लोग तो कुछ क्या ही सोच पाती हों, वो सोचती होंगी कि कमज़ोरी है, ठीक हो जाएगा, ये तो मेरी ड्यूटी है। कितनी औरतें ऐसी हैं जो झेल रही हैं और कुछ बोल नहीं रही हैं। आप अकेले नहीं हो। कुछ ऐसी औरतें हैं ऑब्वियसली जिनको उनके पति बोलते हैं ये बात कि तुम ये भी नहीं संभाल पा रही हो, मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है। कुछ औरतें ऐसी हैं जिनकी कि मदर इन लॉज ऐसी हैं। अब क्योंकि मदर इन लॉ को अभी बच्चे तो पैदा करने नहीं है, तो उनको लगता है कि इसका इसका क्या बोलते हैं, इसका इंप्रेशन सब पे ख़राब कर दूँ, और बोल दो कि मुझे भी तो बच्चा हुआ था, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। तो आप बहुत सारे सिचुएशंस में हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स मेजर हैं दो, एक आपका जो पेन और सफरिंग है वो, और एक जो लोग आपको सफ़र करवा रहे हैं वो, आसपास के लोग जब वो नहीं समझते तो आपको सफ़र करवाते हैं। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। तो खैर,
मेरा टाइम बहुत ही अच्छे से निकला। वो डिप्रेशन फिर डिप्रेशन नहीं रह गया, मैं फिर से एक बच्ची बन गई थी। ऑब्वियसली बच्चे के आने से एक औरत की लाइफ में काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आई वुड से टू क्वाइट एन एक्सटेंट कि मैं तो एक बच्ची बन गई थी अपनी माँ के पास, दोनों बच्चों के टाइम में। तो अब इसको समझते हैं कि इसको स्पिरिचुअली कैसे समझना है। सबसे पहले तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को स्पिरिचुअली कैसे समझ सकते हैं। स्पिरिचुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक सोल शॉक है। ओके, एक सोल शॉक है और एक डेथ है और एक रीबर्थ भी है। डेथ कैसे है? आपके पुराने सेल्फ का डेथ है। वो सेल्फ जो लड़की था, जो फ्रीली इधर उधर घूम रहा था, जिसको जो पहनना था, जो खाना था खा रहा था, उसका धीरे धीरे डेथ की तरफ वो पहुंचता है। क्योंकि 9 महीने में आपको ये वो सब कुछ मना कर दिया था, जंप मत करो, डांस मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ। और जब बच्चा पैदा होता है तो आपकी बॉडी खुद ही रिजाइन कर देती है, बोलती है हम लोग नहीं कर सकते ये सब, सॉरी। तो ये एक डेथ है आपके पुराने सेल्फ का और एक रीबर्थ है आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। और इन अ वे आप का जो स्पिरिट होता है, एक लड़की का जो स्पिरिट होता है, वो इसे बहुत ही ग्रीव करता जाता है। आप लॉस्ट फील करते हैं और आप जिसको बोलते हैं हमेशा ही टायर्ड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैंने क्यों किया ये अपने साथ। सामने में बहुत प्यारा सा सुंदर सा बच्चा होता है जिसको देख के मन से ममता निकले जा रही है, लेकिन उसके साथ ही एक माइंड है जो बिल्कुल लॉस्ट है, इमोशंस एकदम ओवरवेलमिंग हो रहे हैं। और उसके अलावा जो फीलिंग होती है, अपनी बॉडी ही कंट्रोल में नहीं है। द फर्स्ट 20 to 40 days व्हेन देर आर हैवी पीरियड्स, वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है जो कोई मर्द कभी समझ ही नहीं सकता। और उसके अलावा जो आप जब ब्रेस्ट मिल्क पिलाना स्टार्ट करते हैं, उसकी जो अपने कॉम्प्लिकेशंस है, पेन है, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली औरतें डिस्कस तो करना दूर, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हैं। क्या हमने बच्चे पैदा नहीं किए, ये उनका आंसर होता है। तो इस बीच में इसके साइंस तो बहुत ही क्लियर हैं। आप बहुत ही सैड फील करेंगे, आप लॉस्ट फील करेंगे, आप एकदम डिसकनेक्टेड फील करेंगे। और आपको ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ के भाग जाऊँ कहीं। और बच्चे को प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार कोई कुछ देर संभाल ले। मुझे याद है वो फीलिंग। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड को बच्चा हुआ और मैंने जब उसको गोद में उठाया, तो गोद में उठाने के बाद आई थिंक मुश्किल से 10-15 मिनट उठाया था। मुझे अचानक से 11 साल पहले जब मेरा पहला बच्चा हुआ था, वो जो बैक एक होता है ना, वो मुझे याद आ गया। कि एक तो सबसे पहले आपका सी सेक्शन होता है और उसके बाद आपको बच्चा हमेशा ही गोद में उठाए रखना होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फैमिलीज़ में ये हेल्प भी नहीं मिलती कि आपके बच्चे को हम संभाल देंगे। कुछ देर के लिए उठा के लोग मज़े करके चले जाते हैं। जब वो बच्चा रोता है, जब वो बच्चे को साफ़ करना होता है, वो माँ की जिम्मेदारी होती है। हम लोग कोई बात ही नहीं करते इस बारे में। तो आपको ऐसा लगता है कि अब वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा। एक जो वो फीलिंग होती है ना, एक किसी लड़की की, किसी औरत की, कि अब मैं वो कभी नहीं हो पाऊँगी। ये बहुत ही हाई लेवल चैलेंज है। मैंने कुछ यहाँ पर वो लिख कर रखा है, जैसे आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लो एनर्जी, बॉडी एक, स्लीप डिस्टर्बेंस। माय गॉड, स्लीप डिस्टर्बेंस के बारे में तो हम लोग ना ही बात करें। क्योंकि एक तो बॉडी भी इस सिचुएशन में नहीं रहता कि जैसे आप अब सोचा कि अब आधे घंटे में सो जाना है तो सो जाएंगे। दूसरा, बच्चा भी, उसका अपना एक स्लीप साइकिल होता है। मेरा जो बड़ा बच्चा है वो आई थिंक पहले 2-3 महीने में वो रात में सोता ही नहीं था। तो पहले 40 दिन तो मैं, जिसको बोलते हैं कि 24 घंटे में से मैं आधे घंटे 1 घंटे सोती थी। और यस, आज भी मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद मर जाऊँगी या फिर मैं पागल हो चुकी हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि स्लीप जिसको हम एकदम रेस्ट समझते हैं, बस वो रेस्ट नहीं है। आप मोबाइल को बंद करते हैं और चार्ज में लगाते हैं, क्या होता है उसके अंदर, वो चार्ज आ जाता है। जब हम सोते हैं तो हम एक्चुअली अपनी असली दुनिया में जाते हैं, क्योंकि हम लोग इसको स्पिरिचुअली भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्लीप एक्चुअली में क्या है, आप एक्चुअली डिवाइन रेल्म में वापस जाके अपने आप को रिचार्ज करते हैं ताकि इस मैट्रिक्स दुनिया में जी सके। अब जब आपको वो स्लीप ही नहीं मिल रहा, आपको रिचार्ज ही नहीं किया जा रहा, फिर भी चलते जाना है, क्योंकि इस बच्चे के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं सोचेगा। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। बच्चा दूध पी रहा है, आपको डबल खाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ घरों में खाना भी नहीं मिलता। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी औरतें हैं। हेडेक्स, माइग्रेन्स, हाँ, सबसे बड़ा तो वो होता है ना, खास करके जो पहला जब बच्चा होता है तो
यहाँ पे कुछ बच्चे बाहर घूम रहे हैं। तो जब पहला बच्चा होता है खास करके, तब आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आई थिंक कुछ लोगों के साथ सेकंड टाइम भी होता है। आप स्क्रीन नहीं देख सकते और आपको एक जो विज़न का बहुत बड़ा इश्यू भी होता है बहुत लोगों में। हेयर फॉल होता है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट तो हाई लेवल होता है, खास करके दूध पिलाने की वजह से। डाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपने बॉडी की तरफ जो एक हेट्रेड भी डेवलप हो जाता है। टमी जो है बाहर निकला, ऐसा लगता है कि बच्चा निकल जाएगा तो मेरा तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन वो टमी ऐसे टायर की जैसा लटका रहता है। ओह माय गॉड। फिर मेंटल इश्यूज होता है, ब्रेन फॉग। मुझे याद है इस बारे में मेरी कितना मजाक उड़ाया गया था। आज मैं इस बारे में डिस्कस ही नहीं करती लोगों से, इनफैक्ट मैं हंस भी देती हूँ उस बात पर। मेरा छोटा वाला बच्चा साल भर का भी नहीं था, वो गोद में था अभी, ठीक है। लेकिन मुझे चिढ़ाने वाले लोग कम नहीं थे। भाई सेंट स्टीफन से पढ़ी हुई है, ऐसी बातें मुझे को सुनने के लिए बहुत मिलती थी। साल भर का भी बच्चा नहीं है, मैं गोद में लेकर जा रही हूँ, कहीं उतरती हूँ और मुझे बोला जाता है कि यहाँ पर एक फंक्शन है, एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है, ये टॉपिक है, आपको बोलना है। गोद में बच्चा है, गोद से बच्चा ले लिया गया स्टेज पर और मुझे टॉपिक दे दिया गया। बहुत इंग्लिश बोलती है, लीडर रह चुकी है, टॉपर रह चुकी है, कौन से कॉलेज से पढ़ी है, 50 चीज़। इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग, या फिर इसको एक और बात बोलते हैं मॉम ब्रेन। इसके बारे में आप जाकर गूगल सर्च कर सकते हैं अगर कोई मर्द इस चीज़ को देख रहा है तो मॉम ब्रेन जो होता है ना, कि जब आपके पास बच्चा होता है और खास करके आपके जो इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, आपका ब्रेन नॉर्मल नहीं एक्ट कर सकता, क्योंकि आपके ब्रेन में इमोशनल कंटेंट ज़्यादा डाला जाता है ताकि आप बीच रात में उठ के देख सके कि बच्चा ठीक है कि नहीं। आपके ब्रेन को एक माँ के ब्रेन में डेवलप किया जाता है उस टाइम पीरियड के लिए जब तक बच्चा छोटा है। अभी फ़िलहाल मैं कल रात की बात कर रही हूँ। कल रात को मेरे छोटे बेटे ने, जो 9 साल का है, उसको फीवर हो गया। वो रात में आई थिंक 2:30-3 बजे अचानक से अपने रूम में चिल्लाता है मम्मा, और उसका मम्मा चिल्लाना ख़त्म नहीं हुआ था, मैं पहुँच चुकी थी, मैं गहरे नींद में मैं पहुँच गई। ये एक बहुत बड़ा चेंज माँ के दिमाग में लाया जाता है, फिज़िकली ऑब्वियसली, कि वो किसी भी समय इंट्यूशनली कनेक्ट कर सके अपने बच्चे से। किसी भी समय बच्चा कष्ट में है, वो कहीं भी हो, वो वहाँ पहुँच जाए। और अगर इसको स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये दोनों सोल आपस में डिसाइड करते हैं कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, तुम मेरे बच्चे बनना, एंड आई विल गिव यू ऑल द नरिशमेंट। तो ये जब मॉम ब्रेन डेवलप होता रहता है, बच्चा छोटा होता है, तो माँ एक नॉर्मल इंसान के जैसा बिहेव ही नहीं कर सकती। और हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि बच्चा 6 महीना का हुआ, उसको 6 महीने, उसकी माँ को 6 महीने का ब्रेक दिया गया और उसके बाद हम लोग उसको सीधे ऑफिस भेज देते हैं। और पति ये भी बोलने से चूकता नहीं है कि भाई तुम काम करोगी तब तो हम लोग घर खरीद पाएंगे या हम लोग गाड़ी खरीद पाएंगे। एक बात मैंने आज लिखी है एक आर्टिकल में, आदमी का जो दर्द है वो वर्ल्डली पेन है, उसको दुनिया के पेन उठाने हैं, उसको घर को सपोर्ट करना है। ये मर्दानगी, इतनी मर्दानगी तो कोट एंड कोट होनी चाहिए उसमें। औरत का जो दर्द है वो उसके खुद के शरीर में दिया गया है। और भले ही वो बच्चा पैदा करे या ना करे, मेंस्ट्रुअल पेन हर औरत को हर महीने होता है, जिस चीज़ को बहुत ही स्मार्टली पेट्रियार्की ने साइडलाइन कर दिया है। और इनफैक्ट बोल दिया कि ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है, आप उस समय पूजा नहीं कर सकते, आप इन सम फैमिलीज अभी भी फॉलो करते हैं कि किचन में नहीं जा सकते। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता औरतों को तो इंसान ही पैदा नहीं होते। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, मॉम ब्रेन, दिमाग काम ही नहीं करता उस समय, आपका नॉर्मल इंसान के जैसा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड और मेंटी है जिसका कि बच्चा अभी 2 साल का होने वाला है, और वो पिछले साल यही बोल रही थी कि पता नहीं मैं इतना फास्ट नहीं काम कर पा रही। हम लोग के अंदर इतनी मैस्कुलिन एनर्जी, औरतों के अंदर भी है ना कंपटीशन, हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी एक ऐसी है, अपने आप से compete कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही। आप कैसे कर सकते हो, वो नेचर के खिलाफ जाने वाली बात है। नेचर ने आपको ऐसा बनाया ही नहीं है। औरतों को देख लो ना, 40 आवर वर्क वीक, 8 घंटे अगर आप रोज़ 5 दिन काम करें, ये औरतों के लिए है नहीं। मर्दों की जो एनर्जी होती है ना वो रोज़ सेम होती है, औरतों की एनर्जी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस वीक उनको पीरियड्स हो रहा है उस वीक वो क्लेंस होते रहती हैं, तो एनर्जी डाउन होता है। उसके अगले वीक एनर्जी हाइपर होता है, उसके अगले वीक भी एनर्जी हाइपर होता है, उसके अगले वीक एनर्जी थोड़ा डाउन होता है, और उसके अगले वीक फिर वो मेंस्ट्रुएट करती है। औरत चांद की तरह है, वो हमेशा चेंज करती रहती है। बट हमने औरतों को फिर बना दिया है मर्दों की जैसा ही, लेकिन मर्दों को औरतों की जैसा बनाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ना तो मर्द अच्छे बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए रात में जग के उनको दूध पिलाएं। 2-4 मर्द ऐसा अगर कर दें, वीडियो बना दें, तो फिर पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। ना तो रेगुलर बेसिस पर मर्द घर में खाना बना रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा पोस्ट लिख दो या बोल दो,
4 मर्द आपको आके बताएंगे कि मैंने सैटरडे को खाना बनाया था, चटनी बनाया है मैंने इस महीने। तो ये रियलिटी है। और इसके अलावा ब्रेन फॉग के अलावा मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे। हम लोग जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, मेरी एक फ्रेंड के पति ने उसको प्रेगनेंसी के बाद बोला था कि भाई अपना वेट लूज़ कर लो, ठीक है, अभी 3 महीना ही हुआ था। पति बोलता है वेट लूज़ कर लो, वरना अगर मैं डिसलॉयल हो गया, किसी और तक और लड़की को, औरत को खोज लिया, तो मुझे मत बोलना, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, सब औरत को होता है बच्चा, सब औरतों ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो क्योंकि हर औरत मैंने बच्चा पैदा करी तो बड़ी बात नहीं है ना। अगर मर्दों को आज पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाए तो आई थिंक हर मंथ 4-5 दिन तो फ्री में छुट्टी मिल ही जाएगी, क्योंकि मर्दों को नहीं होता है और क्योंकि औरतें अपनी आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो आज हम यही हैं अपने कष्ट को लेकर, ना बात कर रहे हैं, ना रिबेल कर रहे हैं, बस बकवास झेल रहे हैं सिस्टम का। ओवर थिंकिंग करती हैं औरतें इस फेज़ में बहुत ज़्यादा, बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील करती हैं। मुझे याद है जब मैं पहले बेटे के बाद मैं जब नौकरी करने गई, इनफैक्ट पहले क्या दूसरे बेटे के बाद भी जब मैं नौकरी करने गई थी वापस, तो बाकी सब लोग इतने स्मार्ट लगते थे मुझे लगता था कि मुझे क्या हो गया, क्या मैं वही हूँ जो स्टेज पर से बिना माइक के बोलती थी और सब लोग मुझे सुनते थे। मुझे अपने ऊपर से भरोसा उठ गया था। ये हर औरत के साथ होता है। अकेले होने का डर लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, यू नो कभी कभी बहुत वायलेंट और आते लगता है कि मैं मरी जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। फिर एक परफेक्शनिज्म का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। परफेक्शनिज्म, नहीं 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 मैं तो करके दिखाऊंगी, आई कैन डू इट। क्यों, वाई शुड यू डू इट? हम लोग ये सोचते नहीं कि हमें पॉज कर लेना चाहिए। और पता है आप हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमारे आसपास के लोग ऐसे नहीं होते जो हमें ऐसा सोचने दें। हमारे आसपास के लोग भी इम्पेशंस दिखाते हैं कि भाई ये कब यहाँ से उठेगी और फिर से काम कब करेगी, क्योंकि मेड अगर छुट्टी ले ले तो फिर यू नो तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स हो गए। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन स्पेशली इन इंडिया, मेड का ही दर्जा है एक्चुअली, बस उसको रिस्पेक्ट से बोलते हैं कि शी इज़ माई वाइफ, लेकिन काम तो वो सारे करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेड ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, वो जिस दिन चाहे वो छोड़ के जा सकती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं बहुत बार ऐसे ही रोने लग जाती थी, चुप कराने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन मैं बहुत बार रोने लग जाती थी। और मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स, अपने मेंटी से सुना है कि इस फेज़ में लोग बहुत रोना शुरू कर देते हैं। एक गिल्ट होता है कि मेरे सामने बच्चा है, मैं उसको प्यार नहीं दे पा रही, मैं कैसी माँ हूँ, जजमेंट अपने खिलाफ। शर्म आती है अपने बॉडी को देख के कि यार ये कैसी बॉडी हो गई, मैं इतनी हैवी सी हो गई हूँ। पुराने फोटोग्राफ्स देख के रोना आता है। और अकेलापन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, होपलेसनेस, इंटरेस्ट हर चीज़ से गायब हो जाती है। कोई बोलता है कि तुम्हें ये पसंद था, ये करके देखो, लगता है नहीं नहीं मुझे तो इसमें कोई भी शौक नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं किसी को प्यार नहीं करती। अपने पार्टनर पर गुस्सा आ रहा है, खैर कुछ हद तक अपने पार्टनर पर गुस्सा आना रियलिस्टिक भी है, क्योंकि अगर वो पार्टनर आपको मदद करने के बजाय वो बस अपने ऑफिस का काम करके खुश रह रहा है, बोल रहा है कि मैं तो काफ़ी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली गुस्सा आना चाहिए और ऑब्वियसली आपको कुछ एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि बच्चा पैदा करने का ये जो डिसीजन था वो आपका अकेले का नहीं था। उसको पता ही नहीं है कि बच्चा पैदा करना कितनी बड़ी चीज़ है। जब माँ पार्वती, माँ शक्ति को ब्रह्मा जी ले गए थे शिव जी से, तो सारा क्रिएशन करने के बाद जब उनको वो वापस शिव में मिलाना चाहते थे, 108 जन्म और मिलियंस ऑफ ईयर्स की तपस्या के बाद माँ शक्ति, माँ पार्वती बन के शिव के पास जा पाई। अपनी डिविनिटी को हासिल करने में उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, 108 जन्म लग गए वापस डिवाइन बनने में। एक औरत अपने ही शरीर से क्रिएशन कर रही है, उसको क्यों नहीं टाइम लगेगा? उसको खुद से ये भी एक फीलिंग आती है, मैं तो यहाँ पर बोझ हूँ। खैर मुझे ये फीलिंग खुद से नहीं आई थी, मुझे लोगों ने फील करवाया था कि आप बोझ हो, अरे भाई इसको पानी देना। क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी तक होता है कि किचन में नहीं जा सकती, पानी नहीं छू सकती, और एक एम्प्टी वाली जो फीलिंग आती है ना, वो एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि एक बस हार्मोनल इशू नहीं है, एक सोल लेवल इनिशिएशन है। आपका एक ओल्ड वर्जन इट्स डाइंग और एक न्यू वर्जन बर्थ ले रहा है। यू आर बीइंग रीबॉर्न, यू आर नॉट जस्ट गिविंग बर्थ टू योर चाइल्ड। आप बस अपने बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को जन्म दे रहे हो। आप एक नया जन्म ले रहे हो माँ बनने के बाद। अगर मेरे से आज ये सवाल कोई पूछता है क्या माँ बनना चाहिए, मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है।
लेकिन अगर कोई ये सवाल मेरे से पूछता है कि क्या मैं माँ बन के खुश हूँ, मुझे लगता है कि मैं नहीं होती अगर मैं माँ नहीं बनती। चाहे जो हुआ हो, चाहे जितना मुझे झेलना पड़ा हो, आई थिंक मेरा जो एम्पावर्ड वर्जन है वो मेरी बच्चों की वजह से है। मैं शायद बहुत पहले ही गिव अप कर देती। मैं बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल, मैं बहुत ही रिलैक्स्ड किस्म की लड़की थी, और मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल बन पाई, और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस मैंने माँ बनने के बाद ही लाए हैं। उसके पहले मैं किसी की बेटी थी, और फिर एक लॉस्ट सी वाइफ हो गई कि हाँ भाई मुझे सब कुछ करना है। लेकिन जिस दिन ये मेरे अंदर का ज़मीर जागा कि मैं माँ भी हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है, जब मैं बाहर निकल पाई और एक सिंगल मदर बन के जब अपने माँ अपने बच्चों की माँ और बाप दोनों बनने की मैंने कोशिश की, तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि बच्चे खुश तभी रहेंगे जब उनकी माँ खुश रहेगी। एक आर्टिफिशियल खुशी मैं उनको नहीं देना चाहती थी। तो मैं फिर वो बन गई जो मैं बचपन में भी थी, और मैं वो भी बनने लगी जो मैं बचपन में बनना चाहती थी। तो मेरी जो सारी शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियाँ, मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो एक नर्चरिंग थी, मैं ना बच्ची थी उनके सामने। लेकिन मैं आज जो भी हूँ वो मैं माँ बनने के बाद ही बनी हूँ। मेडिकल प्रोसेस जो होता है, या फिर जो भी बोले आप, जो प्रोसेस जब जन्म होने का ही प्रोसेस जो होता है, 9 महीने तो जो हो रहा है अंदर में हो ही रहा है, लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है 22 हड्डियों के टूटने भर दर्द होता है। एक नॉर्मल पीरियड्स पेन एक माइल्ड हार्ट अटैक के पेन के बराबर होता है। एक पीरियड्स पेन मशीन बनाई गई है जो मर्दों को उनके यहाँ पे बांध दिया जाता है, और दिखाया जाता है, उनको एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि कितना दर्द होता है। फ्रैंकली कोई भी मर्द आज तक उसको झेल नहीं पाया है। जितने वीडियोस देखे मैंने, 2-3 सेकंड के अंदर वो ऊ आ चिल्ला रहे हैं, बंद करो, हटाओ इसको। कितने ऐसे भी वीडियोस मैंने देखे जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ने लगाया, वाइफ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि तो हर महीने झेल रही है, और हस्बैंड चिल्ला रहा है। उसके बाद पूछा, सच में तुम्हें इतना दर्द होता है? तो भाई क्योंकि औरतों को अलाउ नहीं किया जा रहा था डॉक्टर बनने के लिए, तो अभी तक किसी ने बताया ही नहीं कि तो माइल्ड हार्ट अटैक के इतना पेन होता है पीरियड्स में। तो अगर आपका पति बोलता है कि ये सारी औरतें करती हैं, उसको पता ही नहीं है। और अगर आपकी सास ऐसा बोलती है, ननद ऐसा बोलती है, तो उनको क्योंकि यहाँ पर दिखाना नहीं है इसीलिए बोल रही है। फॉरगेट अबाउट दैट। लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। और तो अब हम लोग वापस आते हैं, लेट्स कम बैक टू टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन वी डू। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे वो बहुत सारी चीज़ें, जैसा मैंने बोला 4 दिन लगा के इस वीडियो को मैंने उसका कंटेंट एक जगह की है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो आसपास के लोग हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और ये जिसको बोलते हैं ना कि आई थिंक जो बच्चे पैदा कर रही हैं और जो नहीं भी कर रही हैं, उनके लिए भी ये सबसे पहला एक स्टेटमेंट होगा कि जो लोग आपके आसपास जो इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आपको क्या करना होगा। उनके लिए आपको ये करना होगा कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें। जब मैं इस फेज़ में थी, तो मैं समझ चुकी थी कि अभी मेरे को चुप रहना पड़ेगा अपनी शक्ति वापस आने तक। जिस दिन शक्ति वापस आई, उस दिन मैंने मुंह वापस खोल लिया। तो अपने बॉडी को खुद अच्छे से जज करें, अपने आसपास सिचुएशंस देखें कि क्या आपके बुलाने पर कोई तुरंत आने वाला है आपको बचाने के लिए। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल आपको आपकी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचें कि मैं किसी तरह से जी कर निकल लूँ, आप बहुत ही सेल्फिश हो। आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो अगर आप ऐसे सोचते हो ज़िंदगी के बारे में। हर एक औरत जो है एक इंस्पिरेशन है, एक गाइडेंस है आने वाले जनरेशन के लिए। आज मैं जो कर रही हूँ, मेरे बिहेवियर को देख के, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जैसे बिहेव कर रही हूँ, मेरे एटीट्यूड को देख के मेरे दोनों बेटे सीख रहे हैं कि औरतों से क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना है। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे मेंटीज देख रहे हैं कि औरत ऐसी भी हो सकती है ना। हम हिस्ट्री में तो हम लोगों ने बहुत ही दिखा दिया, थ्रू हिस्ट्री, थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम लोग दिखा ही चुके कि औरत झेलने का नाम है। लेकिन क्या आप रेडी हैं वो औरत बनने के लिए जो झेलने का नाम है वाले इसको इरेज करके, स्टेटमेंट को इरेज करके दिखाएं कि औरत की सच्चाई क्या है, औरत कितना दुख झेल रही है और क्यों झेलेगी अब। तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन बाय एंड बाय अपने मुंह खोलने की ज़रूरत है। डिपेंडिंग ऑन पीपल हाउ मच आर दे गोइंग टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स हम लोग खुद ही को जजमेंट इतना कर देते हैं कि हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं। और मैं ये सजेशन देती हूँ
औरतों को, भले ही जब भी मेरे पास सिंगल मदर्स आती हैं बोलती हैं कि हम लोग अब परिवार छोड़ के निकलने वाले सिंगल मदरहुड में जा रहे हैं, तब मैं ज़रूर बोलती हूँ कि डोंट गो बैक टू योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप के पास आप वापस मत जाइए प्लीज़, उन पर बोझ भी मत बनिए। और ये भी एक बात है कि माँ बाप के पास आप वापस जाएंगे तो सारे डिसीजंस आपके नहीं होंगे, लेकिन ये जो एक फ़ेज़ है जब आपको बच्चा होता है, अगर पॉसिबल है तो आप अपनी माँ के पास वापस जाइए। मैं तो गई थी एंड आई थिंक वो मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था। इस समय बहुत सारी औरतें ऐसा सोचती हैं अगर मैं निकल जाऊंगी, कुछ औरतें ऐसी भी हैं ना जो कि अपने पति के साथ अकेले रह रही हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं निकल जाऊंगी तो मेड को कौन ध्यान देगा, घर में कपड़े। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, मैं आपको बता रही हूँ, आपका इंपॉर्टेंस तब तक ही है जब तक कि आप कपड़े धुलवा रही हैं और खाना रेडी रह रही हैं और घर साफ रख रही हैं। अगर आपके पति को इतना भी समझ नहीं है, इतना सा भी समझ नहीं है कि आप जो बोल रही हैं वो सच है, आपका कष्ट सच है, आप क्यों बेवकूफ़ी में अपना टाइम वेस्ट करके उस पति के साथ उस समय रहेंगी जिस समय आपको आपकी माँ की ज़रूरत है। मैं ज़रूर ये सजेशन दूंगी कि ऐसे टाइम में आपको ऐसे किसी के पास जाने की ज़रूरत है जो आपका ध्यान रखे, ऐसे किसी की नहीं जो कि आके अपना फ्रस्ट्रेशन खुद से निकाले। इस समय ये जजमेंट का टाइम ही नहीं होता कि मैं इस समय मैं सबसे अच्छी बहू और सबसे अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी। इस समय आपके पास एक नया बच्चा है, और आपको मैं बता दूं कि बच्चे पर जो इम्प्रेशन पहले दिन से पड़ता है, वैसे तो पेट के अंदर भी जो वो देख रहा है वो देख कर ही आ रहा है, उसके साइकोलॉजी में वो भी घुस चुका है, बट आप जब माँ बन चुकी हैं वो एक एक चीज़ उसके अनकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बनता जा रहा है। प्लीज़ डोंट ऐड नेगेटिव पैटर्न्स, उसको नेगेटिविटी में मत रखिए। ऐसे जगह जाइए जहाँ आपको रेस्ट करने का मौका मिल सके, आप जब सोएं तो आपके बच्चे को कोई उठा सके, ऐसा मौका मिल सके। मुझे ऐसी बहुत सारी लेडीज़ मिली जो अपने पति के साथ अकेले रह रही हैं। मैंने बोला कि आप बाहर निकलो, ये करो वो करो, तो उन्होंने बोला कि भाई पति को छोड़ के कहाँ जाएंगे, ऐसे वैसे। पति को इतनी सी भी चिंता नहीं है कि बीवी के लिए एक फुल टाइम मेड रख दें। उस समय सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। आप देखना कि घर में कोई और सिचुएशन की ज़रूरत हो, उस समय पैसे ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन समाव औरत को बच्चा होता है तो उस समय बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि फुल टाइम मेड रखने की क्या ज़रूरत है, ये है ना बच्चे को देख लेगी, खाना पकाने वाली आ ही रही है, भाई वो सोएगी कब, बस खाना पकाना काम नहीं होता है। उसका मेंटल हेल्थ, उसका इमोशनल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पति, आपकी सास, आपके घर के लोग ये सब नहीं समझते हैं तो आप निकल जाइए, अपनी माँ के पास रहिए कुछ दिन। दैट इज़ माई सजेशन, जो कि एक बहुत ही लॉजिकल सजेशन है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि घर तोड़ने वाला सजेशन है। पति की नौकरानी बनी रहो, वो जाएगा ऑफिस और तुम घर में सारे काम भी करो। जब तुम्हारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारा वेलबींग लोएस्ट पर है, तब भी यही करो। आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट थिंग। और नेक्स्ट टाइम जब आपको बच्चा पैदा करना हो तो 2 बार सोच लें। अगर करना ही है तो बी बेटर प्रिपेयर्ड। ओके, पिछले बार से आपने कुछ तो सीखा होगा, ऐसा तो होना ही चाहिए। ओके, जो लोग आपकी वर्ड्स को नहीं ट्रस्ट करते हैं, जो आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे होते हैं, उनको अभी आपको साइड लाइन करना है, ओवर थिंक नहीं करना है उनके बारे में, और आपको अपने वेलबींग और अपने बच्चे के वेलबींग पर फोकस करना है। अभी किसी और का वेलबींग ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर बड़ा बच्चा है, जैसे मेरा जब दूसरा बच्चा हुआ था, तो मुझे अपने बड़े बच्चे के बारे में भी सोचना था, तो मैंने प्लान्स अकॉर्डिंगली बनाए थे। ओके, मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? मेन प्रॉब्लम पेट्रियार्की नहीं है। मेन प्रॉब्लम पेट्रियार्की बिल्कुल भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम वो है कि औरतें चुपचाप झेलती हैं और आगे भी जनरेशन्स के लिए झेलने का सिचुएशन बना के मरती हैं। कुछ औरतें सास बन के एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल देकर जाती हैं लीडरशिप का, कि जिस दिन उनके हाथ में पावर आया वो भी वही कर रही हैं जो उनकी सास ने किया है उनके साथ। लेकिन उसके अलावा जो औरतें मुंह बंद रख के एक गुड वुमन बनने का नाटक करती हैं ना, क्योंकि दिल से तो नफरत करते ही हैं हम लोग, हमारे साथ जो भी बुरा कर रहा है उसके बारे में भला थोड़ी सोच सकते हैं। ये नाटक ही हुआ गुड वुमन बनने का, और ये आपकी दब्बू प्रवृत्ति को दिखाता है कि आप में वो गट्स नहीं है, वो डेयरिंग नहीं है मुंह खोल के बोलने का। जब आप ये करती हैं तो आपको मैं बता दूं, मरने के पहले एक दिन ज़रूर आएगा जब आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जब स्पिरिचुअली अवेगन हो रही थी, मेरा एक बहुत लंबा फेज़ इस बारे में था कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं बोला उस दिन जब मुझे अपने लिए खड़ा होना था? उसके बाद में खड़ा होना मैंने शुरू किया, बहुत ज़्यादा हीलिंग लगी मुझे। और मैं आपको बता दूं, इस जन्म में ही वो दिन ज़रूर आएगा। तो ये बड़ा गिल्ट कैरी करने के बजाय आप खुद के लिए और बाकी औरतों के लिए एक एहसान करके अपना मुंह खोलना शुरू करें और आपको जो चाहिए उसको हासिल करना शुरू करें। ये मत वेट करें कि कोई ला कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब ये बहुत लंबी चीज़ है। कमिंग बैक टू कि जो आपका सच में पेन है, प्रॉब्लम्स है, उसके लिए क्या
स्पिरिचुअल तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले मेडिकली लेट्स सी। डॉक्टर्स से आप क्लियर कट बात करें कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे प्लीज़ लिस्ट दे के दें, कौन से लिख के दें कि कौन सी मेडिसिन हैं जो मेरे हेल्थ को वापस ठीक करेंगी। ओके बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं पहले 2 महीने, मैंने सुना है लिटरली किसी ने मुझे बोला था कि फर्स्ट मंथ के बाद ही बोल दिया था कि एक्सरसाइज कर लो। सारे डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते, सारे डॉक्टर सेम नहीं होते हैं। मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर मिली, 3 महीने के बाद माइल्ड योगा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने के बाद आप वॉक तो कम से कम खुद से कर ही सकती हैं। ओके और एक्सरसाइज, बॉडी को थोड़ा मूव करना, नेचर में बाहर जाना, और उसके अलावा एक अच्छा डाइट लेना। ओके एक अच्छा डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें डाइट और एक्सरसाइज के अलावा एक मेडिकल लेवल पर और इमोशनल स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिए, ज़्यादा इन द सेंस कि 4 लीटर 5 लीटर पानी पिए। आप दूध पिला रही हैं बच्चे को, उस फॉर्म में भी पानी निकल रहा है। 70% ऑफ द बॉडी पानी का ही वेट होता है, तो पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा। कुछ ऐसे इलॉजिकल लोग होते हैं, मुझे भी ऐसे लोग मिले थे जब बच्चे पैदा हो रहे थे तो बोल रहे थे कि ये तुम एक्स्ट्रा पानी क्यों पी लेती हो, ऐसे वैसे जो भी। मैंने नहीं सुना, एंड आई थिंक इसी वजह से बाद में मैं वेट लॉस भी कर पाई। ये टाइम नहीं है जब आप वेट लॉस के बारे में सोचें। बाय द वे, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी औरत को 1 साल 2 साल के पहले वेट लॉस करने के बारे में कभी भी सोचना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक रिगरस वेट लॉस, जहाँ पे आप प्रोटीन पाउडर पी रही हैं और जिम हिट करके एकदम बिल्कुल। प्लीज़ गिव योर बॉडी सम टाइम एंड ट्राई टू लूज वेट बिट बाय बिट। इसको बोलते हैं खाना अच्छा बनाएं, पानी खूब पिएं, धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, स्लो वेट लॉस करें। और जब ये जो जिसको बोलते हैं ना कि बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, नींद बहुत ज़रूरी होता है। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। ऑब्वियसली रात की नींद बेस्ट होती है। अगर रात की नींद नहीं मिल पा रही तो दिन में कम से कम कोई अरेंजमेंट आप करो कि आप सो सको। बहुत सारी माएँ ये भी गिल्ट फील करती रहती हैं कि अब बच्चा जब मूव भी नहीं कर रहा है तो आप 15-20 मिनट का नैप ले सकती हैं, लेकिन उसमें भी मैंने सुना है कुछ माओं को कि वो गिल्टी फील करी, ओ माय गॉड ये जगा हुआ है मैं कैसे। अगर वो जगा हुआ है आप हर तरफ से तकिया लगा के सो सकते हैं। प्लीज़ फाइंड योर ओन वे, क्योंकि आपकी यही बॉडी जो है ना, जब ये खुश रहेगी तब यही बॉडी आपके बच्चों को भी खुशी देगी। तो अपने बारे में प्लीज़ एज अ फाउंडेशन देखें। एक बड़ी जो लंबी बिल्डिंग होती है ना, अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो आप वही फाउंडेशन हो। इसके अलावा जब हम स्पिरिचुअल लेवल पर बात करना स्टार्ट करते हैं सब करने के बाद, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन में आप मेरे चैनल पर से पिकअप कर सकते हैं, कहीं और से पिकअप कर सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको छोटा छोटा मेडिटेशन दे, 10 मिनट टाइप का मेडिटेशन। वो भी ना हो सके तो 10 मिनट आप आँख बंद करके हाथ को अपने थाइस पर रख के आप एक साइलेंस के मोड में जाएं, जिसको बोलते हैं कि सारी ऊर्जा जो है अपने सेक्रल चक्रा पे लाएं। सेक्रल चक्रा जो बेली बटन होता है उसके 2 उंगली नीचे होता है। दैट इज़ द सीट ऑफ क्रिएशन, जहाँ यूट्रस भी होता है और वहाँ पर बच्चा पैदा होता है। और जब बच्चा नहीं पैदा होता तो जो भी हमारी क्रिएटिविटी होती है वो उस सेक्रल चक्रा से आती है। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, वेदर इट बी ड्राइंग, सिंगिंग, वॉट एवर। ओके तो आप वहाँ फोकस करें और उसको इमेजिन करें कि वो हील हो रहा है। इससे भी बियॉन्ड जाना है अगर आपको, तो आप चक्रा बैलेंसिंग कर सकती हैं। फॉर दैट यू कैन ऑब्वियसली कनेक्ट विथ मी। चक्रा बैलेंसिंग की कुछ फ्रीक्वेंसीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हैं। वो 21 से 24 मिनट तक की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप उसमें आंख बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा चक्रास के बारे में पता करें कि ये जो 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, वैसे तो 114 चक्रास होते हैं इंसान के बॉडी में, बट 7 आर द मेन एनर्जी पॉइंट्स विद इन द बॉडी। इसके बारे में थोड़ा सा पता करके ये चक्रा बैलेंसिंग आप करना स्टार्ट करें। उससे क्या होता है कि जो नेगेटिविटीज़ होती हैं वो रिलीज़ होती हैं और आपके अंदर पावर आना स्टार्ट होता है। स्पिरिचुअल पावर जो बॉडी को रीबिल्ड बहुत जल्दी कर देता है, आपके सोल को रीबिल्ड करता है और आप खुश रहने लगते हैं, आप पावरफुल फील करना शुरू करते हैं। अपने वूम्ब के साथ, जैसे मैंने बोला सेक्रल चक्रा, जब आप अपने सेक्रल चक्रा के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने वूम्ब से भी कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। वूम्ब हीलिंग नाम की एक चीज़ है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में लोग बात ही कम करते हैं। ये आप अपने वूम्ब के साथ कनेक्ट करके आप बोल सकती हैं, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे हेल्प किया अपने बच्चे को जन्म देने में। और उसके साथ कनेक्शन में आप जो भी अपने दिल की बात है आप उससे कर सकती हैं। आप देखेंगी विद इन 1 और 2 डेज आपको बहुत अच्छी एक
खुशी की फीलिंग आने लगेगी वूम्ब हीलिंग के थ्रू। उसके अलावा अगर आप उससे और भी ऊपर जाना चाहते हैं तो आप डिवाइन मदर से कनेक्ट कर सकते हैं। यू नो जैसे क्रिश्चियनिटी में मदर मैरी हैं, और हिंदुइज्म में तो खैर माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ लक्ष्मी हैं, माँ पार्वती हैं, माँ सरस्वती हैं। आप किसी भी जिन डेटी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उनसे कनेक्ट करें। अगर आपके आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है तो आप जर्नल कर सकते हैं इमोशंस को। उस समय आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं है एक्चुअली एवरीथिंग इज एनर्जी। इमोशंस भी एनर्जी, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, सब लोग एनर्जी हैं। तो जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये जो नेगेटिविटी होती है ना, वर्ड के फॉर्म में हाथ से निकल जाती है। उस पेपर को फाड़ें, जलाएं, और उसका जो राख इकट्ठा होता है उसको आप पानी में फ्लश कर दें, और ये फील करें कि ये लेके जा रहा है सारी नेगेटिविटी। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करती हैं, सॉल्ट बाथ ले सकती हैं आप। फिर रेकी हीलिंग बहुत हेल्प करती है। अगर आप पहले ही रेकी हीलर बन जाओ, जैसे आपको प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट हुई और उसी समय आप बन जाओ, या फिर आपके नेक्स्ट बच्चे होने के पहले आप रेकी हीलर बन जाओ। रेकी एक्चुअली मतलब मेरा जब पैर टूटा था तब मैंने लगातार रोज़ मैंने रेकी हीलिंग की थी जब मैं बेड पर थी। और जिस दिन मेरा पैर का वो हटाया गया, मैं उसी दिन से चलना शुरू कर दिया मैंने। लोग बहुत ही शौक में थे, बट मैंने चलना शुरू कर दिया क्योंकि रेकी हीलिंग का पावर था ये। एंजल हीलिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल। एंजल हीलिंग, आर्क एंजल गेब्रियल के साथ आप कनेक्ट करें। आर्क एंजल गेब्रियल का जो मेडिटेशन होता है, एक तो मेरे चैनल पर भी होगा, और उसके अलावा आप किसी भी और यूट्यूब चैनल से कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बोलूँ तो आप अपने इनर चाइल्ड से बात कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक बच्चा आपको आपके ज़िंदगी में अचानक से आ जाता है, आपको माँ बनना पड़ता है। ओवरनाइट माँ कोई नहीं बन सकता। आपको माँ कैसे बनना है, कैसे ख्याल रखना है, कैसे उस बच्चे के बारे में हमेशा बहुत ज़्यादा सोचना है, ये धीरे धीरे ही कोई सीख सकता है। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। 9 महीने में भी इंसान माँ नहीं बन पाती, मतलब एक औरत माँ नहीं बन पाती है। जब पहला बच्चा होता है, एक औरत उस समय औरत ही रहती है, ऑब्जर्व करती थी क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको बॉब कैसे करवाना है। लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है, जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ, मैं सच में माँ बन चुकी थी। सो दूसरे बच्चे की मैं माँ हूँ, पहले बच्चे की शायद मैं बड़ी बहन रह गई। और वैसा ही रिलेशनशिप भी होता है। आप देखिएगा बहुत सारे घरों में ये चीज़ है कि बड़े बच्चे और माँ में झगड़े भी बहुत होते हैं। आप ऐसे फ्रेंडशिप वाला टाइप ऐसे झगड़ा झंझट हो जाएगा, और छोटे बच्चे को वो सच में बच्चे की जैसा देखती हैं, क्योंकि उस समय तक वो माँ बन चुकी होती हैं। तो जब जब आप पहली बार माँ बनती हैं, अपने इनर चाइल्ड से बात करिए, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं हर्ट, इग्नोर्ड, अबैंडन्ड फील कर रहा है कि मेरे पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे अंदर जो एक वो 2 साल से 6 साल, या फिर एक जो टीनेजर स्टार्टिंग वाले फेज का जो बच्चा होता है, हमारा खुद का वर्जन वो हमेशा ही रहता है। तो आप उससे भी बात कर सकते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट पेइंग अटेंशन एट यू, आई एम श्योर यू फीलिंग अबैंडन्ड एंड इग्नोर्ड, बट दिस इज़ माई प्राइम ड्यूटी राइट नाउ। मैं इससे उभरूंगी, मैं मेरी शक्तियाँ वापस आएंगी, आई विल बी बैक विथ मोर स्ट्रेंथ। और उससे बात करें, लिख कर बात कर सकती हैं, सामने से बात कर सकती हैं। यू नो उसके अलावा प्राणायाम कैन बी अ ग्रेट सेवियर। तो प्राणायाम अगर आपको करना आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो बहुत सारे वीडियोस हैं 10 मिनट के कि आप 2-3 तरह का प्राणायाम कर लें। खास करके जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी ओके, ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो होते हैं वो 2 साइड्स में अलग नाड़ियाँ होती हैं, और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो एक्टिवेट ईड़ा और पिंगला ही कर सकती हैं। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी मैस्कुलिन और फेमिनिन जो एनर्जीज होती हैं, एक औरत, एक हर इंसान के बॉडी में होती है, लेकिन जब आप माँ बनती है ना तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ब्रोकन फील करती है उस समय। मतलब इतना बड़ा क्रिएशन अपने बॉडी से ही कर दिया, अपने ही सारे सिस्टम का सब कुछ, खून पसीना सब कुछ बहा कर बच्चे को पैदा किया। आप कितनी एम्प्टी फील करती हैं वो एक औरत ही जानती है जब उसको बच्चा होता है। उस समय जब आप ये प्राणायाम करना शुरू करती हैं, अनुलोम विलोम करना शुरू करती हैं, तो ईड़ा और पिंगला दोनों जो होते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन, दोनों को बैलेंस करते हैं। अब बाहर आपका जो मैस्कुलिन, मतलब आपका जो पति है, वो आपके इमोशंस को कितना समझ रहा है पता नहीं, लेकिन आपके अंदर की बॉडी का जो मैस्कुलिन होता है वो जाग जाता है, वो आपको शक्ति अपना देना शुरू कर देता है। तो बॉडी जो है ना, बॉडी आपका फिर वो मजबूत बन जाता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, प्राणायाम में और भी बहुत तरह के तरीके के प्राणायाम है, आप वो कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने बोला, माइल्ड योगा 3 महीने ऑनवर्ड्स, 3 महीने के बाद माइल्ड योगा, वॉक,
3 महीने के पहले क्या कर सकते हैं? 3 महीने के पहले जब आप थोड़ा-सा चल सकती हैं तो घर में ही चलें, बालकनी में जाकर बैठें, ये सब कर सकते हैं तो करें। और स्पीक अप फॉर योरसेल्फ व्हेनेवर इट्स पॉसिबल। जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ था ना, तो जब घर में कोई नहीं होता था, तो मैं बच्चे को बैठाकर उसके ऊपर उसका प्ले जिम लगा देती थी, बड़े वाले बच्चे के लिए नर्सरी राइम लगा देती थी, और एक रूम में ये सामने मेरे है, उधर वो देख रहा है, और मैं तेज तेज जूलियस सीजर के स्पीचेस बोलती थी, बिकॉज आई बीन अ स्पीकर। तो जब मैं वो बोलती थी ना, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बेरी सीजर, ये सब जब मैं बोलती थी तो मैं वापस अपने आप को फील कर पाती थी। वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है जो आप पहले करती थी, बिट बाय बिट। फिर मैंने गाना गाना शुरू किया, अपने बच्चों को लोरी सुनाने के बहाने अपनी आवाज़ को मैं बहुत सुनती थी, और मुझे रियलाइज़ होता था कि हाँ, मुझे भगवान ने अच्छी आवाज़ दी है गाने की। तो स्पीक अप करना स्टार्ट करें। थ्रोट चक्रा इज़ द चक्रा ऑफ एक्सप्रेशन। आप कैसे एक्सप्रेस करती थी पहले, उसको वापस लाएं अपनी ज़िंदगी में। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का फूड ले रहे हैं। फूड में जब मैं फूड बात करूँगी तो मैं डेफिनेटली ये भी बोलूँगी कि फूड बस खाना नहीं होता, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। आप अगर मोबाइल देख रही हैं या फिर टीवी देख रही हैं तो किस तरह का कंटेंट आप इंजेस्ट कर रही हैं। कंटेंट ड्रेनिंग भी हो सकता है, झगड़ा झंझट वायलेंस, और एक तो डिवाइस से दूर रहने की मैं ज़रूर आपको सलाह दूंगी, कम से कम डिवाइस से कनेक्ट करें, और अपने आँखों को बचाएं प्लीज़। उसके अलावा जो इंजेक्शन होता है ना, जो इनपुट होता है बॉडी में, वो आसपास कैसे लोग हैं वो भी होता है। तो आई नो कुछ कुछ लोगों को घर से नहीं निकाला जा सकता है, और कुछ कुछ लोगों से रोज़ ही बात करना पड़ सकता है, ये आप उनको तो नहीं हटा सकती, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकती हैं। मुझे याद एक ऐसा सिचुएशन था जब मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन वो सुनने के साथ मेरे ब्रेन में एक फ़िल्टर डेवलप हो गया। मैंने बोला ये यहाँ से मैं सुनूंगी, ना यहाँ जाने दूंगी ना यहाँ जाने दूंगी, ये यहीं तक होगा, इसका मीनिंग मैं नहीं निकाल रही, क्योंकि अगर मैं मीनिंग निकालूंगी तो मैं गुस्से में आ सकती हूँ, दुखी फील कर सकती हूँ। तो ये दोनों एरिया को मैंने छोड़ दिया और मैंने यहाँ से यहाँ निकालना शुरू किया। जिस दिन से मैंने ये करना शुरू किया, आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत सालों के बाद ऐसा मैं कर पाई, लेकिन जब से करना शुरू किया उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगी। तो ये आप कर सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक जगह, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी बूस्ट करने वाला तरीका होता है ऐसे सिचुएशन में, इज़ टू रिकनेक्ट विथ योर फीमेल फ्रेंड्स। जी हाँ, ये सारी हीलिंग एक तरफ, ये सारा वॉक करना, खाना खाना एक तरफ, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अगर आप रीबॉन्ड कर सकें, इससे ज़्यादा शक्ति देने वाली कोई चीज़ नहीं है। एंड लेट मी ऑल्सो डिफाइन योर बेस्ट फ्रेंड और गुड फ्रेंड्स और गुड कनेक्शन। आपकी बहन या आपकी फीमेल फ्रेंड अगर आपको आके ये बताती, यार कैसी लग रही है तू, इन लोगों ने मेरे तुझे तो बिल्कुल दाई बना के रख दिया, या कैसे कपड़े खरीदते हैं तेरे लिए, दैट पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन एट ऑल। निकालो उसको ज़िंदगी से अपने, अभी आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। ऐसे इंसान से बात करो। और मैं फीमेल फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ फिलहाल, प्लीज़ डोंट गेट इनटू मैस्कुलिन एनर्जी एट द मोमेंट। भाई हो, मेल फ्रेंड हो, वो लोग समझेंगे ही नहीं। मैंने बहुत सिचुएशंस में ऐसे देखा है, वो लोग तुरंत सोल्यूशन बताएंगे। अपनी फीमेल फ्रेंड्स, वैसी फीमेल फ्रेंड्स के साथ आप बॉन्ड करें जो आप पर जजमेंट नहीं पास करेंगी, आपको वैसे ही फील करवाएंगे जैसे आप कॉलेज में थी या स्कूल में थी। अरे यार और क्या हो रहा है, और आप उनके सामने दुख भी बोल रही हैं, रो भी रही हैं, उसको कोई जजमेंट नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया में बस वो गले लगा सकें आपको, या ये बोल सके वी लव यू, वी अंडरस्टैंड यू। इसके बियॉन्ड वो कुछ और बोलने ना जाए, आपको और बुरा फील ना कराएं। वो आपको बस ये फील करवाएं कि तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है, हम यहाँ पे हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द सेम काइंड ऑफ सिस्टर्स एज वेल एज बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं अपने इस एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब ऐसा सिचुएशन आया था, जब मेरा पहला बच्चा हुआ और मेरे को ऐसा लगने लगा था कि अब मैं कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। ऑब्वियसली ये भी डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग आपको बदसूरत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन जब मैं अपने फ्रेंड से मिली थी तो उन लोगों ने मुझे इतना अच्छा फील करवाया, मुझे लगा नहीं नहीं मैं वही हूँ, मैं खोई नहीं हूँ, आई एम नॉट लॉस्ट। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो आज मुझे वैसे ही देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा हीलिंग फीमेल फ्रेंडशिप बॉन्ड हो सकता है ऐसे मोमेंट में। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आई रियली इनकरेज एंड रिक्वेस्ट यू टू पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, सो दैट द अदर women who will come across this
जो बाकी औरतें अभी सिचुएशन में हैं उनके लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, अरुणिमा, नमस्ते, थैंक यू सो मच।